तो चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं। हमारे पास कुछ कुछ दिलचस्प एनालिसिस हैं कहानी वाली फिल्म पर। हाँ। टाइटल है टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, मतलब जहरीली वयस्कों के लिए एक परियों की कहानी। हाँ। आज हम इसी फिल्म की गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। और देखिए, ये कोई कोई आम परियों की कहानी वाली फिल्म नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये वो जानी पहचानी कहानियां लेती है जो हम सबने सुनी हैं और उनको एक बिल्कुल कह सकते हैं एक परेशान करने वाले तरीके से पेश करती है। हाँ, मतलब आज की जो दुनिया है, रिश्ते हैं, उनमें जो कड़वाहट है उसको दिखाती है। हाँ, और पहली बात तो ये साफ कर दें कि भाई ये बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो एनालिसिस हमने देखे हैं वो बताते हैं कि ये फिल्म क्या कहते हैं, एक डार्क फैंटेसी है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी है और एक मॉडर्न फेरी टेल भी। हाँ, इन सब का मिक्सचर है। इसका जो मेन आइडिया है वही बड़ा मजेदार है कि कैसे ये वो राजकुमार, राजकुमारी, जादू और वो हैप्पीली एवर आफ्टर, हाँ, वो हमेशा खुशी से रहने वाला अन। हाँ, उन सब को लेती है और उन्हें कठोर, उलझी हुई और कभी-कभी तो डरावनी सी हकीकत में बदल देती है। सही। ये असल में उस हैप्पीली एवर आफ्टर की जो पूरी सोच है ना, उसको उधेड़ने जैसा है। हाँ, उसका डीकंस्ट्रक्शन। बिल्कुल, ये दिखाने के लिए कि भाई जब सपनों की दुनिया असलियत से टकराती है तो होता क्या है। और ये जो आपने कहा ना डीकंस्ट्रक्शन, ये यहाँ बहुत जरूरी है समझना। हाँ, मतलब इन परियों की कहानियों को आज के जमाने के एक डार्क लेंस से देखना जरूरी क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि ये कहानियां अनजाने में हमारी उम्मीदों को गढ़ देती हैं, खासकर रिश्तों को लेकर। सही बात है। और फिल्म की जो मेन कैरेक्टर है लिली, वो इसी का एक उदाहरण है। सुनने में आया है कि वो एक ऐसी यंग लड़की है जिसने हमेशा से परियों की कहानियों पे यकीन किया है। हाँ, बिल्कुल। और अब बड़ी होकर भी वो शिद्दत से अपने प्रिंस चार्मिंग को ढूंढ रही है। ओह, लेकिन जो उसकी असल जिंदगी है वो उन कहानियों के वादों से बहुत दूर है। बिल्कुल सही कहा। मतलब लिली की जो दुनिया है वो वैसी नहीं है जैसे हाँ। कोई महल या जादुई जंगल वाली बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो तो क्या कहते हैं, बेरंग सी, शायद कुछ टूटी फूटी सी शहरी दुनिया में रह रही है, जहाँ वादे टूट जाते हैं और भावनाओं का खेल चलता रहता है। हाँ, इमोशनल मैनिपुलेशन। हाँ, और यहीं से कहानी का असली तनाव शुरू होता है ना। बिल्कुल। जैसा कि एनालिसिस में भी लग रहा है, लिली जिन राजकुमारों से मिलती है वो कोई हीरो नहीं है। नहीं, वो तो असल में आज के जमाने की जो टॉक्सिसिटी है उसके अलग अलग रूप है। अच्छा, जैसे नार्सिसिज्म, मतलब वो इंसान जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, दूसरों की फीलिंग्स की कोई कद्र नहीं। या फिर इमोशनल अब्यूज, भावनात्मक शोषण। और एक और चीज, कोडिपेंडेंसी, यानी सहनिर्भरता। ऐसे रिश्ते जो जरूरत बन जाते हैं पर अंदर से खोखले होते हैं। हाँ, तो ये जो मॉडर्न टॉक्सिसिटीज हैं, इन पर थोड़ी और बात करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म कैसे इन मुश्किल साइकोलॉजिकल इश्यूज को दिखाने के लिए उन्हीं परियों की कहानियों के सिंबल्स का इस्तेमाल करती है। अच्छा, कैसे? जैसे सुनने में आया है कि कहानी अक्सर लिली की जो असल कठोर जिंदगी है और एक धुंधली सी सपने जैसी दुनिया उसके बीच घूमती रहती है। ओके। और इस सपने जैसी दुनिया में वही परियों की कहानियों वाले सीन, शायद कोई डांस सीक्वेंस या कोई जादुई चीज, हाँ, वो एक नए आज के मतलब के साथ दिखाए जाते हैं। अच्छा, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये शायद लिली के अंदर जो चल रहा है और बाहर की दुनिया की जो सच्चाई है, दोनों को एक साथ दिखाता है। एक तरह का आईना है। हाँ, और यहीं पर कहानी सच में गहरी हो जाती है, सोचने पे मजबूर करती है। ट्रोप्स को नया रूप दिया गया है। जैसे बताइए। प्रिंस चार्मिंग, वो कहानियों वाला नेक हीरो नहीं है। नहीं। यहाँ वो एक चालाक, मतलब शायद बाहर से बहुत आकर्षक हो पर अंदर से वो लिली को गैसलाइट करता है। ओहो, गैसलाइटिंग। हाँ, मतलब ऐसी हरकतें करना कि लिली को अपनी ही समझ पर शक होने लगे। वो उसकी इमोशनल कमजोरी का फायदा उठाता है, उसे कंट्रोल करता है। ये बहुत खतरनाक है। बहुत। फिर वो बिग बैड वुल्फ, बड़ा बुरा भेड़िया। हाँ, रेड राइडिंग हुड वाला। हाँ, यहाँ वो एक शिकारी, एक शोषक इंसान का प्रतीक बन जाता है। अच्छा। मतलब वो कोई भेष बदल कर नहीं आता, वो समाज में ही मौजूद है, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये तो बहुत रियल लगता है। और फिर वो ग्लास स्लिपर, कांच की जूती, सिंड्रेला वाली। हाँ, उसका क्या है? यहाँ वो उन अवास्तविक उम्मीदों का सिंबल बन जाती है जो समाज हम पर डालता है या हम खुद पर डाल लेते हैं। अच्छा, मतलब परफेक्ट बनने का प्रेशर। हाँ, बिल्कुल। कि एक खास सांचे में फिट होना है, चाहे वो हम हो या ना हो। परफेक्ट दिखने का, परफेक्ट रिश्ता पाने का दबाव। और इन नई व्याख्याओं को, जैसा आपने बताया,
गैस लाइटिंग है और फिर लव बॉम्बिंग जैसी चीजें भी। लव बॉम्बिंग वो क्या होता है? वो तरीका जहां कोई शुरू में बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा अटेंशन देता है, हाँ। ताकि आप पूरी तरह उन पर निर्भर हो जाएं, और फिर बाद में वो उसका फायदा उठाता है। ओह, ये तो बहुत मैनिपुलेटिव है। बिल्कुल। और कोड डिपेंडेंसी का जिक्र तो है ही, लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत तीखी बात सामने आती है एनालिसिस में। क्या? कि फिल्म शायद ये कह रही है कि जिन परियों की कहानियों को लिली ने बचपन से इतना प्यार किया था, वो सच्चे प्यार के बारे में कम और असलियत से भागने का एक रास्ता ज्यादा थी। ओह, पलायनवाद। हाँ, और इसी वजह से वो असल दुनिया की मुश्किलों और खतरनाक रिश्तों को पहचानने के लिए तैयारी नहीं हुई। ये तो काफी डार्क है, मतलब कहानियां ही प्रॉब्लम बन गई। एक तरह से हाँ, जरूरत से ज्यादा आदर्शवाद कभी-कभी अंधा बना देता है। ठीक है, तो अगर लिली इस तरह के एक इमोशनल जाल में फंसी है, तो फिर उसकी अपनी जर्नी कैसी है? मतलब वो बाहर कैसे निकलती है इन सबसे? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वो इन जहरीले रिश्तों और वो जो बचपन से सीखा है उस चक्रव्यूह से कैसे शुरुआत करती है बाहर आने की? देखिए, एनालिसिस यही इशारा करते हैं कि उसकी कहानी सिर्फ बाहरी राक्षसों से लड़ने की नहीं है। अच्छा। बल्कि ये उसकी अपनी पहचान खोजने की भी कहानी है। उसे ये समझना है कि वो सिर्फ वो इंतजार करती हुई राजकुमारी या एक बेचारी पीड़िता नहीं है। हाँ, जो उसे कहानियों ने या समाज ने बताया है। बिल्कुल। उसे खोजना है कि वो असल में कौन है, इन भूमिकाओं से परे। हाँ, और यहीं पर ना कहानी का जो साइकोलॉजिकल पहलू है वो बहुत मजबूत लगता है। सही। ये लिली की अपने अंदर के डर, अपनी कमजोरियों और वो जो परियों की कहानियों से गलत सबक सीख लिए हैं अनजाने में, हाँ, हाँ। उन सब का सामना करने की यात्रा है। एनालिसिस इस बात पे जोर देते हैं कि वो जिस जादू को ढूंढ रही है, वो कोई बाहरी शक्ति या कोई बचाने वाला राजकुमार नहीं है। तो फिर क्या है? वो जादू उसके अंदर की ताकत है, वो हिम्मत, वो समझ, वो सेल्फ रिस्पेक्ट। अच्छा। जो उसे इस शोषण के जाल से आजाद होने के लिए चाहिए। इसीलिए हीलिंग मतलब ठीक होना, और एम्पावरमेंट। हाँ, और एम्पावरमेंट, खुद को मजबूत बनाना, ये कहानी के सेंट्रल थीम्स बन जाते हैं। ये सफर आसान नहीं होगा उसके लिए। बिल्कुल नहीं, यकीनन दर्दनाक होगा, पर शायद यही उसके बचने का और बदलने का रास्ता है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है कहानी के अंत की तरफ अगर हम देखें, तो वो जो टिपिकल हैप्पीली एवर आफ्टर होता है, हाँ, वो यहाँ कैसे बदल सकता है? एनालिसिस क्या कहते हैं? यही लगता है कि अंत शायद किसी शादी या राजकुमार के मिलने वाला नहीं होगा। अच्छा, तो फिर कैसा? शायद ज्यादा यथार्थवादी, या शायद थोड़ा ओपन एंडेड, अधूरा सा। हो सकता है कि अंत लिली के सेल्फ रियलाइजेशन मतलब आत्म साक्षात्कार के एक पावरफुल मोमेंट में हो। मतलब जब वो ये समझ जाए कि उसकी खुशी, उसका हैप्पी एंडिंग किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, किसी बाहरी सहारे पर नहीं। बिल्कुल, वो उसकी अपनी हिम्मत, उसकी लड़ाई और अपनी कहानी को खुद लिखने की उसकी अपनी काबिलियत में है। हाँ, ये विचार बहुत मजबूत लगता है। अंत शायद ज्यादा सच्चा, मिला जुला सा या पूरी तरह से सेल्फ रिलायंस पर फोकस्ड होगा। हो सकता है वो पूरी तरह ठीक ना भी हो, क्योंकि असल जिंदगी में वक्त लगता है। सही बात है। लेकिन वो अपनी ताकत को पहचान चुकी होगी। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें, तो फिल्म शायद इसी सवाल को उठाती है कि असल दुनिया में आज के जमाने में हमेशा खुशी से रहने का मतलब आखिर है क्या? अच्छा सवाल है। क्या ये सिर्फ एक रोमांटिक पार्टनर पाना है, या ये अंदरूनी शांति, खुद को एक्सेप्ट करना और अपनी शर्तों पर जीना? हाँ, अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना, भले ही जिंदगी परफेक्ट ना हो। ये उस पारंपरिक अंत की पूरी नींव पर ही सवाल उठा देता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि खुशी का मतलब क्या हमेशा वही है जो हमें सिखाया गया है? बिल्कुल। तो अगर हम सारी बातों को समेटें, तो फिल्म टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, ये परियों की कहानियों की भाषा तो इस्तेमाल करती है। हाँ, वो जानी पहचानी भाषा, सिंबल्स। लेकिन कहानी बिल्कुल अलग कहती है। यह आज की दुनिया की डार्क रियलिटीज को सामने लाती है। जैसे इमोशनल अब्यूज की परतें, पहचान की तलाश का वो मुश्किल सफर, और जिंदगी की कठोर हकीकतें। और ये उस क्लासिक सुखद अंत की पूरी धारणा को चैलेंज करती है, उसे तोड़ती है। हाँ, उसका डीकंस्ट्रक्शन करती है और दिखाती है कि कैसे ये पुरानी प्यारी लगने वाली कथाएं भी जब आज की जिंदगी पर लागू होती हैं तो जहरीली साबित हो सकती हैं। बिल्कुल। और ये हमें कहानियों की ताकत पर भी फिर से सोचने का मौका देता है ना? हाँ, जरूर। कि कैसे हम पुरानी कहानियों को नए नजरिए से देखकर उन्हें री इमेजिन करके आज के मुश्किल मुद्दों को बेहतर समझ सकते हैं।
जैसा एनालिसिस में लग रहा है, ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट या थ्रिल के लिए नहीं है। नहीं। ये एक तरह की कमेंट्री भी है कि कैसे अतीत की कहानियां हमारी आज की समझ, हमारे रिश्तों को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। सही। और आखिर में वो जो थीम्स हैं, हीलिंग की, खुद के अंदर की ताकत खोजने की, हाँ, उनका महत्व तो आज बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और ये कई लोगों के अपने अनुभवों से भी जुड़ सकता है। और जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, हाँ, जो इन एनालिसिस से ही निकला है। वैसे सीधे तौर पर कहा नहीं गया है पूछिए। कि आज की जो सामाजिक चुनौतियां हैं या हमारे अपने पर्सनल स्ट्रगल्स हैं, उनको दिखाने के लिए और कौन सी क्लासिक कहानियों, मिथकों या बचपन की पसंदीदा कथाओं को इसी तरह नए सिरे से देखा जा सकता है। अच्छा सवाल है। या फिर वो कौन सी अनकही, अचेतन परियों की कहानियां हैं जिनका पीछा लोग आज भी अपनी जिंदगी में अनजाने में कर रहे होंगे। मतलब रिश्तों को लेकर उनकी उम्मीदों में, हाँ, या कामयाबी की उनकी परिभाषा में, या खुशी की उनकी तलाश में। सोचने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल, बहुत कुछ।